हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेज। तो पियाजे ने ना 4 स्टेजेस दी हैं, तो हमने ऑलरेडी 3 स्टेज कर ली। आज हम 4th स्टेज की बात करेंगे, ठीक है। तो 4th स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो पहली चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है कि कितनी एज ग्रुप के बच्चे इन्होंने डाले, 11+। अब टिल नहीं पता किसी को कि 11 के बाद कितना, तो हम यहाँ पर एडल्ट लेकर चलते हैं, या ये कह लो कि 11 अबव जितने भी हैं वो इस स्टेज में आते हैं। ये चीज ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, इससे पहले मैं आपको पहले वाली स्टेज याद दिला दूं जिसमें हमने कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पढ़ी, और उसमें हमने ये जाना था कि बच्चे जब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होते हैं तो उस टाइम पर चीज़ों को वो तब सॉल्व कर पाते हैं जब उनके सामने चीज़ें कॉन्क्रीट रूप से हो, मतलब जब उनके सामने चीज़ें हो, क्योंकि बच्चे इससे पहले वाली स्टेज में एज्यूम नहीं कर पाते, लेकिन इस स्टेज में आकर बच्चे जो हैं वो एज्यूम कर पाते हैं, ठीक है, एज्यूम कर पाते हैं। इसके अलावा मेंटल एक्टिविटीज कर पाते हैं, इसके अलावा लॉजिकल सोच पाते हैं, लॉजिकल थिंकिंग हो जाती है। इसके अलावा साइंटिफिक थिंकिंग रहती है इस टाइम पर। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब देखो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है, मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब बताया था लास्ट स्टेज में। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब है कि बच्चे इस टाइम पर उन सभी चीजों का सॉल्यूशन देने लगते हैं जो क्वेश्चंस व्हाट इफ से शुरू होते हैं। अगर हम कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछें कि व्हाट इफ ये हो या ना हो तो क्या होगा, जैसे कि अगर हम उन बच्चों से क्वेश्चन पूछें, इस एज ग्रुप के बच्चों से, कि व्हाट इफ हम ह्यूमन बीइंग ना होते तो क्या होते, व्हाट इफ हम ह्यूमन बीइंग अगर अर्थ प्लेनेट पे नहीं होते तो कहाँ होते। तो इस तरीके के अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो इस टाइम पर बच्चे लॉजिकल आंसर देने लगते हैं, तो बच्चों की थिंकिंग एब्स्ट्रैक्ट होने लगती है। इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के आगे एक और डेफिनेशन लिख लेना कि इसका मतलब है कि बच्चे इस टाइम पर उन हर चीज को सॉल्व करते हैं जो वर्ल्ड में प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, वर्ल्ड में प्रेजेंट नहीं होती। तो यहां पर ना आप बच्चों को मेंटल एक्टिविटी दे सकते हो, क्योंकि यहां पर उनकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग काम करती है। तो अगर यहां पर आप बच्चों को बोलोगे कि बेटा सपोज करो, बेटा अज्यूम करो, सोचो अगर ये ना हो तो क्या हो, तो इस तरीके जब आप क्वेश्चन पूछोगे बच्चे से तो बच्चे इस टाइम पर रिप्लाई करेंगे, क्योंकि बच्चों की अब जो है ना एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होने लग जाती है। अब यहां पर ना आपको एक पियाजे का एग्जाम्पल ध्यान रखना है। पियाजे ने ना खुद एक एग्जाम्पल यहां दिया है। एक्चुअल में हुआ क्या कि पियाजे ने एक एक्सपेरिमेंट किया ये देखने के लिए कि क्या वाकई में इस एज ग्रुप में जितने भी लोग आते हैं क्या उनकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाकई में काम करती है या नहीं करती। तो इसके लिए पियाजे ने एक एक्सपेरिमेंट किया। अब एक्सपेरिमेंट क्या किया था, और ये एक्सपेरिमेंट पियाजे ने ही किया हुआ है, ठीक है। तो पियाजे ने क्या किया कि अलग अलग ग्रुप के बच्चे लिए, जैसे कि कुछ बच्चे थे 3 से 5 के, कुछ थे 7 के, और कुछ थे 11 अबव के, ठीक है। तो अब देखो ये अलग अलग कैटेगरी के बच्चे लिए, और ये जानने के लिए कि 11 अबव वाले कितना लॉजिकल सोच पाते हैं और कितनी उनकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। तो पियाजे ने ना इन सभी से अलग अलग कैटेगरी के बच्चों से पूछा कि बेटा अगर आप लोगों को 3rd आई दे दी जाए तो आप कहाँ लगाओगे, मतलब तीसरी आंख अगर दे दी जाए तो कहाँ लगाओगे। तो अब ये जो बच्चे थे ना इनको थोड़ा सा आंसर नहीं समझ आया, तो ठीक है इन्होंने बच्चों ने अपने हिसाब से जैसा आंसर देना था वैसा दे दिया, बट एक्चुअल में जो इनके आंसर थे वो लॉजिकल नहीं थे, तो ये इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ नहीं पाए, ठीक है। अब आई 7 साल तक के बच्चों की बारी जो नियर अराउंड कॉन्क्रीट में थे। तो कॉन्क्रीट स्टेज के जो बच्चे थे उनसे जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम जो अपनी 3rd आई है वो बिटवीन द फोरहेड लगाएंगे, मतलब दोनों आंखों के बीच में लगाएंगे। तो इन्होंने ये आंसर दिया, ठीक है। अब 11+ वाले बच्चों से पियाजे ने पूछा कि अगर आप लोगों को 3rd आई दे दी जाए तो आप कहाँ लगाएंगे।
तो इन बच्चों के जो जवाब थे ना वो बहुत ही डाइवर्स थे एंड उसके साथ लॉजिक्स भी दिए इन्होंने। तो देखो कुछ बच्चों ने कहा कि हम थर्ड आई को बिहाइंड द हेड लगाएंगे, मतलब अपने सर के यहां पीछे, ठीक है। तो पियाजे ने पूछा कि ऐसा क्यों, रीजन क्या है, लॉजिक क्या है इस चीज के पीछे। तो देखो 11+ मतलब इस स्टेज के जितने भी बच्चे थे उनमें से जिन बच्चों ने ये कहा कि हम सर के पीछे अपनी थर्ड आई लगाएंगे, तो उनका लॉजिक था कि हम ना अपने पीछे जो हो रहा है वो देख पाएंगे उस तीसरी आंख से, राइट। कि हम अगर पीछे तीसरी आंख लगा लेंगे तो हमें ये पता चलेगा हमारे बिहाइंड द बैक, हमारे पीछे क्या चल रहा है। और दोनों आंखों से हम आगे का देखते हैं, एक जो पीछे आंख लगेगी उससे हम पीछे का देख पाएंगे। सो इस तरीके के लॉजिक जो है बच्चों ने दिए। तो यहां पर पियाजे ने कहा कि ये प्रूव होता है कि बच्चे इस टाइम पर जो है इस एज में अलग अलग लॉजिक के साथ चीजों को सोचते हैं एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों ने ये भी कहा था कि हम हाथ पे लगाएंगे जो है आई को। तो तरह तरह के आंसर्स थे, जिसमें से एक आंसर जो है पियाजे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा, वो था बिहाइंड द हेड वाला, ठीक है। तो अभी आप इसको लिखो, फिर मैं दूसरा पॉइंट आपको बताती हूं। अब इसके अलावा आपको दूसरी चीज ये याद रखनी है कि इस स्टेज में जितने भी बच्चे आते हैं वो नंबर्स एंड वेरिएबल्स इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन भी सीख जाते हैं एंड कोऑर्डिनेशन भी सीख जाते हैं। देखो भाई, नंबर्स मतलब 1 2 3, वेरिएबल्स क्या होते हैं ये तो आपको पता होगा, जैसे कि हम एक्स और वाई की वैल्यू लेते हैं। तो वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, जो कांस्टेंट नहीं होता, जो चेंज होता रहता है, राइट। अब वेरिएबल्स का मतलब है कि देखो हम जैसे x है, x की वैल्यू हम कोई भी ले लेते हैं, x की वैल्यू हम 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये वेरी होती रहती है। तो बच्चों को ना इस स्टेज में नंबर्स एंड वेरिएबल्स इन दोनों के कॉम्बिनेशन भी समझ में आ जाते हैं, कोऑर्डिनेशन भी समझ में आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं, देखो वो एडोलेसेंट एज में होते हैं, एडोलेसेंस होते हैं ना, तो एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म आ जाता है बच्चों में। अब यहां पर एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म का मतलब समझना, पहले वाले ईगोसेंट्रिज्म का मतलब कुछ और था, अब यहां पर कुछ और है, देखना कैसे। क्योंकि यहां पर एक वर्ड लगाया है पियाजे ने, एडोलेसेंट, ठीक है। तो देखो इन्होंने कहा कि इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं ना, हालांकि उनको पता है कि सामने वाले का अपना व्यू पॉइंट है, लेकिन वो अपने थॉट पर, अपनी थिंकिंग पर या अपने आप पर बहुत ही ज्यादा फोकस करते हैं, मतलब उनको ना अपने आप को प्रायोरिटी पे रखते हैं। इसके अलावा बच्चे जो इस एज में होते हैं वो ना अपनी एक अलग दुनिया में खोए रहते हैं। उनको लगता है कि उनके आसपास सब लोग उन्हें देख रहे हैं, वो सेंटर में हैं, राइट। तो यहां पर ना बच्चे जो है अपने आसपास एक दुनिया को इमेजिन कर लेते हैं। एंड एडोलेसेंट एज में बच्चे जो है ये सोचते हैं कि ये जो इमेजिनरी दुनिया है ना, जो इमेजिनरी ऑडियंस है, ये हमें देख रही है कि हम कैसे चल रहे हैं, हमने क्या कपड़े पहने हैं, हम कैसे लग रहे हैं। तो इसीलिए इस एज में जो बच्चे होते हैं वो मिरर के आगे सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि वो अपने आप पर इतना फोकस करते हैं, ठीक है। हालांकि इस एज में बच्चों को आइडेंटिटी क्राइसिस भी रहता है एंड इनको ये भी रहता है कि ये सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन है, मतलब सब इन्हीं की तरफ देख रहे हैं। अब देखो यहां पर एक चीज ध्यान रखना, आपने ये वर्ड सुना होगा, ये लाइन सुनी होगी, इमेजिनरी ऑडियंस, ठीक है। तो देखो पियाजे ने जब ये कहा ना कि बच्चे इस टाइम पर अपने आसपास एक ऑडियंस को सोच कर चलते हैं, जैसे वो घर से बाहर निकलेंगे उन्हें लगेगा कि सब मुझे देख रहे हैं, ठीक है। अब चाहे कोई उनको देखे ना देखे, लेकिन इस स्टेज में बच्चों को लगता है सब उनको देख रहे हैं, जैसे वो चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, उठते हैं। तो इसीलिए इस टाइम पर बच्चे जो है थोड़ा सा सज सवर कर चलते हैं, अपने ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। तो इस चीज को ना एल्किंड जो है, ये नाम याद रखना स्टूडेंट्स, एल्किंड ने इस चीज को क्या कहा, सेंस ऑफ इमेजिनरी ऑडियंस। ध्यान रखना कि ये सेंस ऑफ इमेजिनरी ऑडियंस, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था,
एल्किंड ने दिया था। और यही चीज पियाजे कहते हैं कि बच्चे भी इस स्टेज में जो है सेंस ऑफ इमेजिनरी ऑडियंस, मतलब अपने आसपास ऐसी ऑडियंस को इमेजिन करते हैं जो वाकई में होती नहीं है, लेकिन उन्हें लगता है कि एक सबकी नजरें उन पे हैं, ठीक है, तो ऐसा बच्चों को लगता है। तो इसीलिए इस चीज को एल्किंड ने कहा सेंस ऑफ इमेजिनरी ऑडियंस, कि बच्चे एडोलेसेंट एज में अपने आप पर ज्यादा फोकस करते हैं। और मैं तो कहूंगी कि इसमें आप अपना ही एग्जाम्पल लेकर चलना कि जब आप अपने एडोलेसेंस एज में थे आप किस तरीके से बिहेव करते थे, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो एडोलेसेंस एज में जो है एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म ये सबसे ज्यादा टॉप लेवल पर होता है, धीरे धीरे ये थोड़ा कम हो जाता है और हमारी उम्र में भी थोड़ा ये कम हो जाता है आकर, ठीक है। तो बच्चे जो है अपने थॉट पर, अपने फोकस पर बहुत ही ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं, राइट। इस टाइम पर बच्चों में हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप हो जाती है। अब हाइपोथेटिको का मतलब क्या है, हाइपोथेसिस करना, मतलब वो थोड़ा ऐसे नहीं कहते कि जैसे काल्पनिक चीजों को सोचना, ठीक है। तो एक ही प्रॉब्लम के बहुत सारे हाइपोथेटिकल सॉल्यूशन देना। डिडक्टिव का मतलब क्या होता है, डिडक्टिव का मतलब होता है जब हम बच्चों को ऑलरेडी एक प्रॉब्लम दे देते हैं और फिर कहते हैं कि चलो अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो। तो बच्चों में ना इस टाइम पर डिडक्टिव एंड इंडक्टिव दोनों रीजनिंग जो है वो डेवलप हो जाती हैं। तो देखो जैसे कि यहाँ पर टीचर ने अगर एक प्रॉब्लम दे दी बच्चों को और ये कहा कि इसका अब सॉल्यूशन निकालो, तो अब बच्चे क्या है, हाइपोथेसिस का यूज करेंगे, मतलब काल्पनिक तरीके से अलग अलग स्टेटमेंट लेकर आएंगे ताकि ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, ठीक है। तो अब बच्चे जो है अगर सपोज करो एक हाइपोथेटिकल व्यू लेकर आए टीचर के पास, तो टीचर ने कहा नहीं ये अप्लाई नहीं हो रहा, तो बच्चा दूसरा व्यू लेकर आएगा, फिर तीसरा व्यू लेकर आएगा, फिर चौथा व्यू लेकर आएगा। सो कहने का मतलब है एक ही प्रॉब्लम को बहुत सारे तरीकों से सॉल्व करने की बच्चा इस टाइम पर कोशिश करता है, ट्राई करता है। इसी को हम कहते हैं हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। नेक्स्ट है प्रीपोजिशनल थिंकिंग। तो बच्चा जो इस टाइम पर जो वर्बल स्टेटमेंट होती है ना उनका सॉल्यूशन दे देता है, उनका कंक्लूजन निकाल लेता है। जैसे कि देखो आपने रीजनिंग में ना ये सुना होगा बहुत, ऑल डॉग्स आर कैट, ऑल कैट्स आर ब्लैक, और फिर उसके नीचे दे देते हैं कंक्लूजन, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है या नहीं है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है या नहीं है। इस तरीके से जो है आपने रीजनिंग में क्वेश्चंस जरूर देखे होंगे, ठीक है। तो अगर नहीं देखे ना तो एक बार देख लेना, एसएससी वगैरह का जब आप एग्जाम, और इनफैक्ट आपके DSSB, KVS, NVS इन सभी में इस तरीके के जो है क्वेश्चन आते हैं। तो पियाजे ने कहा कि इस स्टेज में जितने भी लोग आते हैं वो प्रीपोजिशनल थिंकिंग को डेवलप कर लेते हैं, वर्बल स्टेटमेंट को सॉल्व कर लेते हैं। सो ऑल एंड ऑल कहने का मतलब है कि बच्चे जो इस टाइम पर ना साइंटिफिक तरीके से सोचने लग जाते हैं, राइट। अब यहां पर ना पियाजे ने एक एक्सपेरिमेंट और दिया, मैं आपको वो और बता देती हूँ, फिर ये हमारा जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। देखो पियाजे ने अलग अलग ग्रुप के लोग फिर से लिए, अलग अलग ग्रुप के बच्चे लिए, ठीक है। अब इनको कहा अलग अलग ग्रुप के बच्चों को कि ये स्केल है, मतलब ये स्केल है और अलग अलग वेट्स रख दिए यहां पर, ठीक है। कोई छोटा था, कोई बड़ा था, कोई छोटा था, कोई बड़ा था, इस तरीके से अलग अलग वेट्स रख दिए, जिसे हम वेट कहते हैं, ठीक है, भार मतलब। अब पियाजे ने कहा कि इस स्केल को ना, ये जो स्केल है इसको बैलेंस करके दिखाओ वेट लगाकर। तो देखो ये बच्चे हैं ना जो इस कॉन्सेप्ट को तो समझ ही नहीं पाए, तो इनको तो यहां से निकालो, है ना, निकालो इन द सेंस इनको तो समझ ही नहीं आया तो इनको तो छोड़ो। अब ये जो बच्चे थे, अब ये क्या करते हैं, ये जो 7 साल के बच्चे, 7 के आसपास साल के जो बच्चे थे, वो ना यहां पर एंड में भी अगर इतना अगर सपोज करो ये ½ kg का है तो यहां पर भी ये ½ kg का लगाएंगे। तो कहने का मतलब है ये बच्चे क्या करते हैं, सेम सेम उस पर एंड पर सेम वेट रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका मानना ये है अगर हम दोनों एंड पर सेम वेट रखेंगे आधा किलो का तो क्या होगा, ये बैलेंस बनेगा, राइट। लेकिन ये बच्चे जो होते हैं ना, जो इस स्टेज के होते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के, ये क्या करते हैं,
ये प्रॉपर डिस्टेंस के साथ वेट्स को लगाते हैं, डिस्टेंस एंड वेट एंड बैलेंस। इन तीनों कॉन्सेप्ट को बच्चे इस टाइम पर समझ जाते हैं, तो इनको ये समझ में आ जाता है कि कितने डिस्टेंस पर हमें कौन सा वेट लगाना है, कितने डिस्टेंस पर हमें कौन सा वेट लगाना है, और अगर हम प्रॉपर डिस्टेंस के साथ वेट को लगाएंगे तो वो बैलेंस कर पाएगा, स्केल बैलेंस हो पाएगा। तो फिर से पियाजे ने पियाजे ने जो है प्रूव किया कि जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के लोग हैं वो डिस्टेंस वेट में एक कोऑर्डिनेशन कर पाते हैं। और फिर से ये बताया, ये प्रूव किया कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, एंड जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए जैसे कि नंबर एंड वेरिएबल का कॉम्बिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन, क्योंकि यहाँ पर वेट्स का भी जो है हिसाब किताब बच्चों ने देखा। सो कहने का मतलब है कि बच्चे इस टाइम पर काफी ज्यादा लॉजिकल एंड काफी ज्यादा साइंटिफिक हो जाते हैं। अब हमारा जो ये टॉपिक है ना आज का, ये चारों स्टेजेस हमारी कंप्लीट हो गई, लेकिन अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो वाइगोट्स्की की नहीं होगी, उससे आगे वाली वीडियो वाइगोट्स्की की होगी। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी ना वो पियाजे की ही होगी, लेकिन हम सुनो उसमें क्या करेंगे, हम उसमें एजुकेशनल इंप्लीकेशंस पढ़ेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप एक थियोरी कंप्लीट करते हो ना तो हमेशा एजुकेशनल इंप्लीकेशन जरूर किया करो। अब जितने भी हमने ये 4 स्टेजेस पढ़ी, 4 स्टेजेस में से 3 स्टेजेस के एजुकेशनल इंप्लीकेशंस बनते हैं, क्योंकि पहले वाली जो स्टेज है ना सेंसरी मोटर, उसका एजुकेशनल इंप्लीकेशंस नहीं बनता क्योंकि बच्चा उस टाइम पर स्कूल में नहीं जाता है। लेकिन उससे आगे वाली जितनी रेस्ट 3 स्टेजेस बची हैं, उन तीनों ही स्टेजेस का जो है बच्चे की एजुकेशनल इंप्लीकेशंस करनी जरूरी है। ठीक है, तो हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो एजुकेशनल इंप्लीकेशंस का करेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो मतलब हम वाइगोट्स्की के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम वाइगोट्स्की को कंप्लीट करने के बाद पियाजे एंड वाइगोट्स्की दोनों का कंपेयर करेंगे, ताकि आपको पियाजे एंड वाइगोट्स्की दोनों का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे साथ टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। दिस साइड प्रियंका गौड़, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।